नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज ईडी के एक्शन को लेकर झारखंड और दिल्ली में जबरदस्त सियासी हलचल दिखाई दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के केस में आज तीसरी बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उल्टे उन्होंने ईडी से कई सवाल पूछे और झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने भी क्लियर कर दिया कि वो जमीन घोटाले के केस में 7वीं बार भी ईडी के सम्मन को इग्नोर करेंगे। हेमंत सोरेन से आज यह भी पता चला कि वो फिलहाल इस्तीफा नहीं देंगे, ईडी के अगले मूव का इंतजार करेंगे। अगर उनकी गिरफ्तारी की संभावना बनती है तो फिर आगे के मूव का खुलासा करेंगे। असल में 2 दिन से इस बात की चर्चा थी कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश हो सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं और अपनी जगह अपनी वाइफ कल्पना सोरेन को चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। इस चर्चा को इसलिए और ज्यादा हवा मिली क्योंकि हेमंत सोरेन ने आज रांची में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों की मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग हुई और उसके बाद दावा किया गया कि फिलहाल हेमंत सोरेन न तो ईडी के सामने पेश होंगे और न ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। अभी नेतृत्व परिवर्तन की कोई आवश्यकता दिखाई नहीं देती, लेकिन पता यह चला कि हेमंत सोरेन ने अगले 1 हफ्ते तक सभी विधायकों को रांची में रहने को कहा है। हो सकता है अगले 1-2 दिन में सहयोगी दलों के सभी विधायकों को एक साथ कहीं किसी सेफ होटल में ठहराया जाए। अब सवाल है, अगर हेमंत सोरेन की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है, उनकी गिरफ्तारी की संभावना नहीं है, तो फिर एमएलएस को रांची से बाहर जाने को मना क्यों किया गया? अगर कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का कोई प्लान नहीं है तो फिर अचानक एक विधायक से इस्तीफा दिलवाकर सीट क्यों खाली कराई गई? सीट को उसी दिन वेकेंट घोषित क्यों किया गया? ये सारे मूव क्या इशारा करते हैं, किस बात की तरफ संकेत देते हैं? हेमंत सोरेन की रणनीति क्या है, इसकी बात करेंगे आज की बात में। लेकिन पहले आपको यह बता देता हूं कि आज रांची में विधायक दल की जो मीटिंग हुई उसमें क्या दिखाई दिया और मीटिंग के बाद विधायकों ने रिकॉर्ड पर क्या कहा। रांची में आज शाम 4:30 बजे जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों की मीटिंग हुई। महागठबंधन में शामिल तीनों पार्टियों के कुल 48 एमएलए हैं, जिनमें से 43 एमएलए मीटिंग में पहुंचे। जेएमएम के 26 विधायक, कांग्रेस के 15 और आरजेडी की तरफ से सत्यानंद गुप्ता मीटिंग में शामिल हुए। पता यह लगा कि मीटिंग में हेमंत सोरेन ने विधायकों से कहा कि वो फिलहाल इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। उनके इस्तीफे की खबरें बेबुनियाद हैं। ये खबरें बीजेपी की तरफ से फैलाई गई हैं। हेमंत सोरेन ने मीटिंग में आज ईडी के रेड्स का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उनके राजनीतिक सलाहकार के घर पर रेड हो रही है। उनके घर की अलमारियों को तोड़ा गया है, लेकिन ईडी को कुछ नहीं मिला। हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके विरोधी दलों को डराना चाहती है, इसीलिए उनके खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ ईडी को लगाया गया है। लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। हालांकि हेमंत सोरेन ने मीटिंग में यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि महागठबंधन के सभी विधायक फिलहाल कुछ दिन तक रांची में ही रहें। इसके बाद सभी लोग कहीं एक साथ पिकनिक मनाने चलेंगे और देखेंगे आगे क्या होता है। उसके बाद हालात को देखकर फैसला किया जाएगा। दावा यह किया गया कि मीटिंग में मौजूद तीनों पार्टियों के विधायकों ने हेमंत सोरेन को सपोर्ट का वादा किया, हर हाल में उनके साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। करीब 1.5 घंटे तक चली मीटिंग के बाद जब विधायक बाहर निकले तो सभी ने एक ही बात कही, हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे, वो इस्तीफा नहीं देंगे और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की जो बातें चर्चा में थी वो बेबुनियाद है। हेमंत सोरेन की सरकार को कोई खतरा नहीं है। मीटिंग के अंदर एक लिफाफा था, लिफाफा को खोला गया, लिफाफा को खोला गया और उस लिफाफे के अंदर से निकले हंसता खेलता हमारा हेमंत सोरेन। तो झारखंड हंसता खेलता रहेगा विधायक? बिल्कुल हंसता खेलता रहेगा। 5 साल नहीं 25 साल तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी काम करेंगे। जो माहौल क्रिएट किया गया था, जो माहौल बनाया गया था, एकदम बेदाग होके निकले, कहीं चेहरे में कोई सुकून नहीं था। वही मुख्यमंत्री जो काम करने वाले मुख्यमंत्री थे वही मुख्यमंत्री नजर आए और हमें लगता है कि 4 साल
1 साल बचा है, हम सबको निर्देश दिया गया है कि अच्छा से काम करें और 5 कहीं कोई दिक्कत नहीं, नेतृत्व परिवर्तन की कुछ किसी नहीं, तरह कहीं पर सारी भी बातों को मंत्रियों में कहीं भी इन सारी बातों को खंडन कर दिया गया, कहीं कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। साइन भी कराया गया, सुनने में आया कुछ पेपर वगैरह। नहीं, हाथ उठाया गया, बस हाथ छाप जिंदाबाद। क्या हाथ उठा के क्या वादा लिया? हाथ, सबका हाथ, जीवन में साथ। अरे अभी मौजूदा स्थिति में क्या वादा लिया गया? कुछ नहीं वादा, क्या हम लोग कोनो कमजोर है जो वादा देंगे? चलिए, हम लोग हेमंत जी के साथ है, चलिए, धन्यवाद। और हेमंत जी कब तक रहेंगे? 25 साल, हाँ? 25 साल तक मुख्यमंत्री, 25 साल तक मुख्यमंत्री हेमंत जी बने रहेंगे। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चे की एमपी महुआ मांझी सामने आई। उन्होंने कहा हेमंत सोरेन की सरकार को कोई खतरा नहीं है, ये सब कुछ बीजेपी का किया धरा था। बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनका मंसूबा पूरा नहीं होगा। महुआ मांझी ने कहा सभी एमएलए हेमंत सोरेन के साथ हैं, चीफ मिनिस्टर बदलने का कोई सवाल ही नहीं है। महुआ ने हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि गांडे की जो सीट खाली कराई गई है उसके पीछे का मकसद क्या था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही बुलाने के लिए बताने के लिए बुलाया था कि कोई उथल पुथल है ही नहीं, ये एक सीन क्रिएट किया गया था। इसी के लिए लोगों की अगर गलतफहमी है, मीडिया की गलतफहमी है, तो उसको दूर करने के लिए बैठक थी। चट्टान की तरह पार्टी एकदम एकजुट है और सब लोगों ने, बल्कि वहाँ तो लोग अपने अपने क्षेत्र की विकास की बात कर रहे थे, चापानल की बात कर रहे थे। आप सोचिए इतने लाइट मूड में बात हुई कि लोग ये कह रहे थे कि हमारे क्षेत्र में 10 चापानल यहाँ चाहिए, किसी ने कहा ये सड़क चाहिए। तो ये तो क्षेत्र के विकास की बात हो रही थी। बैठक बुलाई मुख्यमंत्री जी ने, बहुत सारे कयास थे, बहुत हाँ जी, ये कयास भाजपा की तरफ से क्रिएट किए गए थे। वही बोलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था कि कयास लगा रहे हैं लोग, भाजपा बहुत खुश हो रही है, सरकार गिराएंगे, क्या करेंगे। ये तो बहुत पहले से ही हो रहा है। तो अब जिस दिन से सरकार बनी थी उसी दिन से ये किया जा रहा था। निर्णय यही हुआ कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, जैसे सरकार चल रही थी वैसे ही चलेगी। सभी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा कि आप हमारे नेता थे, अभी हैं और आगे भी रहेंगे। 2024 में भी आप ही नेता रहेंगे और हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। ये सब बात तो आई ही नहीं, इस बात पर तो कोई चर्चा ही नहीं हुई, क्योंकि वो बात थी ही नहीं। वो तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कहा था कि इस तरह की कोई बात ही नहीं है। अच्छा, देखिए क्यों कराया गया, ये उनका व्यक्तिगत मामला, इस पर भी बात नहीं हुई कि क्यों कराया गया। परिस्थिति बनती है, ईडी आगे बढ़कर कार्रवाई करती है, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस पर उनको सम्मन किया गया था उसमें वो अरेस्ट भी नहीं कर सकते, वो केस वही खत्म हो गया, उसका सारा जवाब दे दिया गया है और उस केस में कोई दम है ही नहीं। उन्होंने कहा कि आप समझ लीजिए कि वो मामला यही खत्म हो गया, वो मामला उस 7वें सम्मन के साथ खत्म हो गया, वो जिंदा ही नहीं है वो मामला, ऐसा उन्होंने कहा। असल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे और उनकी वाइफ कल्पना सोरेन को चीफ मिनिस्टर बनाने की चर्चा गांडे असेंबली सीट से जेएमएम के सरफराज अहमद विधायक के इस्तीफे से शुरू हुई थी। सरफराज अहमद ने 31 दिसंबर को अचानक इस्तीफा दिया। उसी दिन इस्तीफा मंजूर हो गया और उसी दिन गांडे सीट वेकेंट घोषित कर दी गई। आज सरफराज अहमद भी विधायक दल की मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग के बाद उन्होंने कहा पार्टी को जरूरत थी, इसलिए उन्होंने सीट खाली की। अब पार्टी उनकी सीट से किसको चुनाव लड़ाएगी ये हेमंत सोरेन तय करेंगे। अरे मैंने अपनी स्वेच्छा से दिया है, जरूरत थी पार्टी को, मैंने किया, पार्टी के लिए दिया। अब अगर अभी खुदा ना खास्ते अगर कोई क्राइसिस हो गया तो उसमें इस्तेमाल होगा उसका। क्या आपकी सीट से कल्पना सोरेन ये मैं नहीं जानता, ये पार्टी फैसला करेगी। कोई डील नहीं, नो डील, कोई डील नहीं भैया, कोई डील नहीं। अब मैं आपको वो बात बताता हूं जो बात सरफराज अहमद छुपा रहे हैं। असल में बॉम्बे हाईकोर्ट का एक फैसला है जिसमें अदालत ने कहा था अगर कोई विधानसभा सीट खाली होती है और विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से कम बचा हो तो उस सीट पर बाई इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म होगा। अगर सरफराज अहमद 1 हफ्ते के बाद इस्तीफा देते तो बाई इलेक्शन नहीं हो पाता, इसीलिए उनसे 31 दिसंबर को इस्तीफा दिलवाया गया। अब सवाल है कि आखिर यह बात कैसी आई कि हेमंत सोरेन इस सीट से अपनी वाइफ को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। असल में कल्पना सोरेन झारखंड की नहीं है, उड़ीसा की हैं, इसीलिए वो झारखंड की आदिवासी सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती। उन्हें जनरल सीट से चुनाव लड़ना होगा।
क्योंकि सरफराज अहमद की गांडे सीट सामान्य कोटे की है, इस सीट पर भी जेएमएम का दबदबा है, इसलिए यह अंदाजा लगाया गया कि कल्पना सोरेन को चुनाव लड़वाने के लिए हेमंत सोरेन ने यह सीट सरफराज से खाली करवाई। अगर हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया तो वो कल्पना सोरेन को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 महीने के भीतर उन्हें विधानसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। इसीलिए हेमंत सोरेन ने कल्पना सोरेन के लिए जनरल कोटे की सीट खाली कराई। लेकिन आज विधायक दल की मीटिंग के बाद सभी विधायकों ने कहा कल्पना सोरेन को चीफ मिनिस्टर बनाने की चर्चा सिर्फ अटकल है, अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो ये आपका मनगढ़ंत था कि कल्पना सोरेन और मीडिया का और जो विरोधी लोग हैं ये लोग कहीं से कल्पना सोरेन जी की कोई बात राजनीति में कहीं कोई बात नहीं। कार्रवाई को लेकर कल्पना सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी है और एक भारतीय नारी है, इस बस, और वो अपने पति के कार्यों में पति को हौसला बुलंद कर। जो बैठक में जो ये चर्चा हुई है, सरकार पूरा कार्यकाल पूर्ण करेगी, इसमें कोई इफ बट नहीं है। सरकार करेगी, चेहरा बदलेगा क्या? कोई चेहरा नहीं बदलेगा, वही चेहरा रहेगा, वही सारा सरकार वही रहेगी। होती है कुछ ऐसी कुछ नहीं, सरकार बनी रहेगी। सोरेन मुख्यमंत्री रहेंगे। ये तो बात ठीक है, हाँ, लेकिन अगर गिरफ्तारी होती है कुछ नहीं होगा गिरफ्तारी, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहेंगे। कल्पना सोरेन कोई नहीं, तो हुई अंदर, कोई नहीं, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहेंगे। अंदर जो बातचीत कोई हुई, बात नहीं हुआ है कल्पना सोरेन जी का, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहेंगे। देखिए, अगर विश्वास है हम पे, है ना, तो इस तरह का कोई चर्चा नहीं हुआ नेतृत्व परिवर्तन का। इश्यूज पे हमारी बातें हुई हैं कि कौन कौन सा इश्यूज है हमारा और उस पे हम लोग कितने चीजों को हल करे हैं, वो डेटा सबको मिलेगा। और क्या क्या चीजें अभी भी जो मुख्य एजेंडा है सबका, उसको जल्दी पूरा करने के लिए। आज तो एमएलए कह रहे हैं कि ये मीडिया की कल्पना हो सकती है। आपको याद होगा पटना में ललन सिंह ने भी अपने इस्तीफे के बारे में यही कहा था। उन्होंने कहा था ये मीडिया की कल्पना है, लेकिन 24 घंटे में मीडिया, हमारे रिपोर्टर्स सही साबित हुए। झारखंड में भी ईडी का खतरा सरकार के ऊपर पूरी तरह से मंडराया हुआ है। आज ईडी पूरी तरह एक्टिव दिखाई दी। ईडी की टीमें सुबह से ही रांची से लेकर हजारीबाग तक हेमंत सोरेन के करीबियों के 10 से ज्यादा ठिकानों पर पहुंच चुकी थी। ईडी ने हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, पूर्व विधायक पप्पू यादव, साहिबगंज के कलेक्टर और पुलिस के कुछ अफसरों के ठिकानों पर रेड की। ये छापेमारी इलीगल माइनिंग के एक मामले को लेकर हो रही है। असल में गैर कानूनी माइनिंग के मामले में हाल ही में ईडी ने हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा को अरेस्ट किया था। पंकज पर इलीगल माइनिंग से लेकर जमीनों पर कब्जा करने के कई आरोप थे। ईडी ने जब मामले की जांच शुरू की तो जमीन पर कब्जे के कुछ मामले सामने आए। इसी में से एक मामले में हेमंत सोरेन का नाम सामने आया। तो ईडी ने हेमंत सोरेन को पूछताछ का सम्मन भेजा, लेकिन सात सम्मन मिलने के बाद भी हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। लेकिन अब हेमंत सोरेन की पार्टी के नेता हेमंत सोरेन के खिलाफ एक्शन के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। महुआ बाजी ने कहा, अब तो हर कोई जान गया कि जब भी चुनाव आते हैं ईडी एक्शन में आ जाती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। चुनाव जितना नजदीक आएगा इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। ये चुनाव नजदीक आ रहा है, ये इससे पता चल रहा है कि इस तरह से विपक्षी दलों के यहाँ इस तरह की छापामारी होती ही है। ये तो रूटीन में आ गया है कि चुनाव जितना नजदीक आएगा इस तरह की घटनाएं आप देखने को। करीबियों पर छापेमारी होना, ये तो शुरू से, जब से सरकार बनी है तब से इस तरह का प्रयास चल रहा है। हेमंत सोरेन ने एक दिन पहले ईडी को चिट्ठी लिखकर साफ कर दिया है कि उनके लिए ईडी के समन का कोई मतलब नहीं है। ईडी ने उन्हें जो समन भेजा है वो गलत है। उनके मीडिया ट्रायल की कोशिश की जा रही है। आज यही बात कांग्रेस के लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साहे ने कही। सुबोध कांत साहे ने कहा, ईडी जिस तरह बर्ताव कर रही है उससे साफ है कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, लेकिन हेमंत सोरेन इससे डरने वाले नहीं है। हेमंत सोरेन लगातार कह रहे हैं कि अगर कोई सवाल है तो हमको लिख के भेजिए, मैं उसका जवाब दूं। उन्होंने पहले कहा कि क्या हमको अक्यूज की तरह बुलाए जा रहे हैं या आप सहयोगी की तरह बुला रहे हैं। तो ये सब चीजें अगर है, एक चीफ मिनिस्टर जिसने पब्लिकली कह दिया है कि हमसे कहा जा रहा है कि हमारे साथ आ जाओ नहीं तो तुमको जेल जाना होगा,
तो ये पॉलिटिकल आज ईडी का बिहेवियर है, इसमें कहीं रोक नहीं है। अगर इनके पास वही है कि उसी से डराएंगे लोगों को, तो हेमंत इस जंगल पहाड़ का बेटा है, शिबू सोरेन का बेटा है, मुझे नहीं लगता है कि वो बो डाउन करेगा इनके साथ। ईडी के एक्शन पर आज तेजस्वी यादव भी बोले। तेजस्वी ने कहा, लोकसभा का चुनाव करीब है, इसलिए ईडी तो एक्शन में आएगी, क्योंकि ईडी एनडीए के अलायंस पार्टनर के तौर पर काम करती है। ना पहली बार है ना अंतिम बार है, ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा जब तक चुनाव रहेगा। तो हम तो पहले ही बोल दिए थे भाई ये होना है। जो भी जांच एजेंसियां हैं सब लोग दबाव में काम कर रहे हैं। अब इस पे बार बार सफाई देना, बार बार इस पे कमेंट करने का कोई मतलब नहीं रह गया। अब तो यूज्ड टू हो ही ना गया है सारा एजेंसी। अपना काम छोड़ करके सारा पॉलिटिकल काम में लगना है, क्योंकि भाई एक तरह का अलायंस ही ना है एनडीए का। एनडीए में ज्यादा पार्टियां तो है नहीं, मेजर पार्टियां तो है नहीं, तो मेजर पार्टी तो यही लोग है ना, तो इस पे क्या बोलना है। ईडी की तलवार तेजस्वी यादव पर भी लटक रही है। जहां तक हेमंत सोरेन का सवाल है, उन्होंने आज अपने एमएलए से ये तो कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने सिर्फ यही बताने के लिए एमएलए की मीटिंग बुलाई थी? क्या यही बताने के लिए वो अपने पिता शिबू सोरेन से मिलने गए थे? क्या यही साबित करने के लिए उन्होंने एमएलए से राजधानी में रुके रहने को कहा है? राजनीति में कहते हैं, हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। चर्चा तो यह कि हेमंत सोरेन जान गए हैं कि उन्हें अब एक न एक दिन ईडी के सामने पेश तो होना पड़ेगा। उनके वकीलों ने उन्हें बताया भी है कि गिरफ्तार होने से अब ज्यादा दिन बचना मुश्किल है। अब अगर हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा तो सबसे बड़ा खतरा उन्हें अपने भाई से हो सकता है। भाई साहब भी मुख्यमंत्री बनने की तमन्ना रखते हैं, पहले भी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हेमंत सोरेन के लिए सबसे सेफ होगा वो किसी तरह अपनी वाइफ को सीएम बना दे। इसीलिए वो अपने पिता से मिलने गए थे, इसीलिए एमएलए की मीटिंग बुलाई थी, और इसीलिए एमएलए को सेफ रखना जरूरी है। हेमंत सोरेन के सामने एक तरफ ईडी की मुसीबत है, दूसरी तरफ परिवार का झगड़ा है, और फिर सामने लोकसभा का चुनाव भी है। तीनों मोर्चों पर एक साथ लड़ना उनके लिए ट्रिकी साबित हो रहा है। हेमंत सोरेन के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इसी तरह ईडी के लपेटे में है। ईडी शराब घोटाले के केस में केजरीवाल को 3 बार समन भेज चुकी है। तीसरा समन आज पेशी का था, लेकिन केजरीवाल आज भी पेश नहीं हुए। जिस तक ईडी के दफ्तर में केजरीवाल का इंतजार हो रहा था, उस वक्त केजरीवाल के बजाय उनकी चिट्ठी ईडी के पास पहुंची। ईडी को भेजे खत में केजरीवाल ने वही बातें कही जो उन्होंने पिछले 2 लेटर्स में कही थी। समन गैर कानूनी है, ईडी का मकसद पूछताछ करना नहीं, उनको बदनाम करना है। ईडी उनको किस हैसियत से बुला रही है, गवाह के तौर पर, आरोपी के तौर पर, दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर, या फिर आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के तौर पर? उन्होंने लिखा अपनी चिट्ठी में कि वो जांच के लिए तैयार हैं, सहयोग के लिए तैयार हैं, इसलिए ईडी उन्हें सवालों की लिस्ट भेज दे, वो उनके जवाब दे देंगे। इसी तरह की बातें केजरीवाल ने ईडी को भेजे जवाब में कही हैं। इस चिट्ठी में बस एक बात नहीं थी। केजरीवाल ने कहा कि राज्यसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हैं, साथ ही साथ 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर भी वो व्यस्त हैं, इसलिए वो ईडी के सामने हाजिर नहीं होंगे। लेकिन अगर ईडी उनसे कुछ जानना चाहती है तो सवालों की लिस्ट बनाकर भेज दे। जैसे ही केजरीवाल की चिट्ठी ईडी के दफ्तर में पहुंची, उसके बाद आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय जैसे आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने बयानबाजी शुरू की। एक एक करके सब ने मीडिया से बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बात करीब करीब एक ही थी। तीनों ने कही ईडी बार बार जानबूझकर समन भेजती है, केजरीवाल ने जो सवाल पूछे उसमें से किसी का जवाब नहीं देती है। ईडी के समन लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करने की राजनीतिक साजिश है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो चिट्ठियां ईडी को लिखी हैं, उसमें बार बार कहा है कि सबसे पहले आप हमें ये बताइए आप हमें किस तौर पे बुला रहे हैं। अभी तक ईडी का कोई जवाब नहीं आया।
दूसरी बात, उन्होंने ईडी को यह स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप वो सवाल एक क्वेश्चनायर के फॉर्म में हमें भेज दीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब दे देंगे। लेकिन आज तक ईडी ने एक भी क्वेश्चनायर अरविंद केजरीवाल जी को नहीं भेजा है। तो इसलिए यह बिल्कुल साफ है कि जो ईडी ये समन भेज रही है वो ना सिर्फ गैर कानूनी है, वो 100% राजनीति से प्रेरित है और विपक्ष को खत्म करने की एक साजिश है। ये जो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश है, ये सिर्फ और सिर्फ आने वाले लोकसभा चुनाव की वजह से है। केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं को ईडी से तो कोई जवाब नहीं मिला, जवाब मिला बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, अगर केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं किया तो जांच से भाग क्यों रहे हैं। गौरव भाटिया ने कहा, मुख्यमंत्री बनने से पहले तो केजरीवाल कहते थे अगर किसी नेता पर आरोप लगते हैं तो उसे जांच पूरी होने तक पद से इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन अब खुद जेल में बैठकर सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। आज ये उम्मीद की जा रही थी कि अगर थोड़ी भी मर्यादा अरविंद केजरीवाल में बची है, कानून के प्रति उनका सम्मान अभी जीवित है, तो वो जाएंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम तो हमेशा कहते हैं अगर आपने बेईमानी की नहीं तो डरना कैसा। दूध का दूध और शराब की शराब हो जाने दीजिए। लेकिन आज एक और नया बहाना आया। लोकसभा चुनाव है, इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है। जो अरविंद केजरीवाल भारत में राजनीति में ये कह के आए कि किसी पे आरोप लगे तो इस्तीफा दे दो, तो आपको तो चाहिए कि ईडी के पास स्वयं जाएं, खाता और बही दें और दिखाएं कि आपने कोई भ्रष्टाचार, कोई पाप नहीं किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगता है खाता ना बही, जो भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल कहे वो ही सही। हालांकि मोदी विरोधी अलायंस में शामिल कई पार्टियां आज केजरीवाल के सपोर्ट में आई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा, बीजेपी चाहे जितनी कोशिश करे, केजरीवाल ईडी से डरने वाले नहीं हैं। बीजेपी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाएगी। मैं केजरीवाल जी को पहचानता हूं, उनकी हिम्मत और जिगर हमें मालूम है। केजरीवाल किसी से डरने वाले नेता नहीं है, लेकिन आप गलत करेंगे, हाँ, आप मिसयूज करेंगे एजेंसी का और नेताओं को ईडी के दरबार में और दफ्तर में बुलाकर अरेस्ट करेंगे, तो हम विरोध करेंगे। हम आपके पास अब तक 50 इस प्रकार की कंप्लेंट भेजी है जो बीजेपी में है। आप उनको क्यों नहीं बुलाते? उनको तो आप कैबिनेट मंत्री बना दिया सबको, महाराष्ट्र में और देश में। असम के मुख्यमंत्री के ऊपर कौन सी केसेस थे आप देखिए ना। महाराष्ट्र में चाहे आज के मुख्यमंत्री हो और कैबिनेट के 10 सदस्य हैं जिनके ऊपर ईडी का वारंट और समन्स है, उनका क्या होगा? उनको बुलाइए, बाद में केजरीवाल और हमको सब बुलाइए। एनसीपी के सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भी केजरीवाल को खुलकर सपोर्ट किया। कहा, ऑपोजिशन के अलायंस से बीजेपी डर गई है, इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले ये सब किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी एक भारत के एक वरिष्ठ नेता है, हमारे सब इंडिया अलायंस के बहुत बड़े नेता है, और ऐसा लग रहा है कि भ्रष्ट जुमला पार्टी ये अरविंद जी से और इंडिया से डरी हुई है, इसीलिए इतने सारे अरेस्ट जो हो रहे। आप टाइमिंग तो देखिए, अभी लोकसभा लगने वाली है तभी अरेस्ट हो रहे, तो कुछ तो डर तो लगता ही होगा ना या भ्रष्ट जुमला पार्टी को, अरविंद जी का और इंडिया का। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि केजरीवाल की मुसीबत पर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं बोला। संदीप दीक्षित जरूर बोले, लेकिन उन्होंने ऐसी बात कही जो आम आदमी पार्टी के नेताओं को जरा भी पसंद नहीं आएगी।
संदीप दीक्षित ने कहा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी ईडी के सामने पेश हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल को भी जांच से भागना नहीं चाहिए। अगर जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो सच कैसे सामने आएगा। संदीप दीक्षित ने कहा, केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता जिस तरह से ईडी पर सवाल उठा रहे हैं वो ठीक नहीं है। आप अगर इनोसेंट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले और ये कहना कि साहब क्यों बुलाया था, ये तो बिल्कुल तर्क की बात नहीं है। राहुल जी भी गए थे ईडी में, सोनिया जी भी गई थी ईडी में, और तमाम नेता गए ईडी में। बहुत चीजों में पता नहीं चला आज तक कि किस लिए उनको बुलाया गया, अभियुक्त के रूप में, गवाह के रूप में। और जब शुरू में तहकीकात होती है, आप लोग देखिए, सब लोग पुलिस की प्रक्रिया जानते हैं। अगर पुलिस को लगता है सही या गलत कि कोई गलत काम हुआ है और उससे संबंधित वो तमाम लोगों से बात करती है, तो वो गवाहों से भी बात करती है, तथाकथित अभियुक्त से भी बात करती है, जिन पर संदेह होता है उनसे भी बात करती है। पुलिस को थोड़ी शुरू में पता रहता है कि इसमें इनोसेंट कौन है और गिल्टी कौन है। अगर वो बात ही नहीं करेगी तो पता कैसे चलेगा। एक मुख्यमंत्री होके आप पूरी की पूरी प्रक्रिया पर अनर्गल सवाल उठा लें, ये गलत। हाँ, ये आपका कहना कि ईडी पर हमको भरोसा नहीं है, हम चाहेंगे कि वो न्याय दे जबकि वो न्याय नहीं देती है, ये सब कमेंट में चल जाते हैं। लेकिन ये कह देना कि हमें किस हैसियत से बुलाया है, आपकी भी वही हैसियत है तो किसी सामान्य इंसान की है। आप मुख्यमंत्री होके कोई फर्स्ट क्लास के सिटीजन नहीं बन गए हैं। केजरीवाल का डर तो वाजिब है। उन्हें पता है अगर वो ईडी के दफ्तर में गए तो संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की तरह वो भी तिहाड़ जेल पहुंच जाएंगे, और अगर वो जेल गए तो उनकी चिंता है उनकी पार्टी कौन चलाएगा। इसीलिए केजरीवाल किसी तरह लोकसभा चुनाव तक ईडी की पूछताछ से बचना चाहते हैं। जब उन्हें पहली बार समन मिला था तो उन्होंने विधानसभा चुनाव का बहाना बनाया, दूसरा समन मिला तो वो विपश्यना पर चले गए, अब तीसरा समन मिला तो उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारियों का हवाला दे दिया। उन्हें लगता है जैसे हेमंत सोरेन 7 समन मिलने के बाद भी अब तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उन्हें तो अभी सिर्फ 3 समन मिले हैं। हेमंत सोरेन और केजरीवाल का केस अलग है, लेकिन दोनों का इसको फेस करने का तरीका एक जैसा ही है। केजरीवाल चाहते हैं कि इस मसले पर एंटी मोदी मोर्चे के नेता उन्हें खुलकर सपोर्ट करें। रीजनल पार्टियों के नेता सपोर्ट कर भी रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस पूरे मामले में बड़ी चतुराई से काम कर रही है। क्योंकि अलायंस की सीट शेयरिंग का वक्त है, केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में बड़ी डोमिनेटेड पोजीशन में है, कांग्रेस को सीटें नहीं देना चाहते। अगर देंगे तो बदले में हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में सीटों की मांग कर सकते हैं। इसलिए कांग्रेस शराब घोटाले के केस में केजरीवाल का हाथ मरोड़कर सीट शेयरिंग के बाद फाइनल करवाना चाहती है। कुल मिलाकर विरोधी दल एक दूसरे के क्राइसिस को अपने अवसर के रूप में देखने लगे हैं और दिखाने के लिए बीजेपी को कोस रहे हैं। आज राहुल गांधी के हाथ से और मोदी विरोधी मोर्चे के बाकी नेताओं के हाथ से एक और मुद्दा छूट गया। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों की जांच के लिए किसी तरह की एसआईटी बनाने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो 24 मामले थे उनमें से 22 की जांच सेबी कर चुकी है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं मिली। बाकी जो 2 मामले बचे हैं उनकी जांच भी सेबी अगले 3 महीने में पूरी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को आदेश भी दिया कि अगर हिंडनबर्ग में कोई गड़बड़ी की है जिससे इंडियन इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ है तो उसकी जांच भी करे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पर्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच के लिए पिटिशनर्स कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए। सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा बिना ठोस सबूतों के मीडिया में थर्ड पार्टी की रिपोर्ट या किसी संस्था पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। अदालत ने कहा कि हिंडनबर्ग या ऐसी किसी बाहरी रिपोर्ट के आधार पर जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पिछले साल 24 जनवरी को आई थी, जिसमें अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। 2 दिन बाद ही अडानी ग्रुप देश का सबसे बड़ा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाने वाला था। 20,000 करोड़ के इस एफपीओ को अडानी ग्रुप ने वापस ले लिया था, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स में भारी गिरावट आई थी।
हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद कई पिटिशनर्स ने इसकी जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। इस पर लंबी सुनवाई चली और इसके बाद अदालत ने 1.5 महीने पहले नवंबर में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के बाद गौतम अडानी ने खुशी जाहिर की। गौतम अडानी ने कहा कि सच की जीत हुई है, उनका ग्रुप देश के विकास में अपना योगदान करता रहेगा। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच पर पूरा भरोसा जताया है। जो रिट याचिका के पिटिशनर्स थे, उन्होंने सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन मांगी थी, ईडी की मांगी थी, पुलिस की मांगी थी और ये कहा था कि सेबी इन्वेस्टिगेशन पे पूरा दायरा नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया है कि ना कोई सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, ना कोई और इन्वेस्टिगेशन, सारा ट्रस्ट और फेथ सेबी की इन्वेस्टिगेशन पे है। और कोर्ट ने ये रिकॉर्ड किया है कि 24 मुद्दों में से 22 मुद्दों पे सेबी ने अपनी रिपोर्ट बना ली है और जो बाकी 2 मुद्दे हैं वो 3 महीने में कंप्लीट करेंगे। ये भी कहा गया कोर्ट के सामने कि भाई जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है सेबी का वो प्रॉपर नहीं है, उसको और स्ट्रेंथन किया जाए या नया बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ऐसी कोई डायरेक्शन पास नहीं करेंगे। सेबी स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेबी का अख्तियार है, जो वो करना चाहे करेगी। इसलिए जहाँ तक हिंडनबर्ग का सवाल है, ये भी साफ है। तो हमने पहले भी कहा था कि हिंडनबर्ग जो एसोसिएशन है या कंपनी है बाहर की, उसका काम ही ये है कि मार्केटों में ऊपर नीचे उसको कराया जाए, उसमें हलचल करी जाए, सो दैट वो अपना प्रॉफिट बनाए। उसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं कि अपना प्रॉफिट बनाए। इसलिए उनका पर्सनल इंटरेस्ट था इन चीज़ों में। लेकिन कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि सेबी की रिपोर्ट जो है उसकी प्राइमेसी होगी और कोई रिपोर्ट उसके ऊपर नहीं आ सकती। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के कामकाज पर, इन्वेस्टमेंट पर और मैनेजमेंट पर गंभीर सवाल उठाए थे। यह मामला पार्लियामेंट में बार बार उठा था। पिछले साल का पूरा बजट सेशन इसी विषय पर हंगामे का शिकार हो गया था। विपक्षी दलों ने सेबी के कामकाज पर भी सवाल उठाए थे, शक जाहिर किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप की जांच एसआईटी से कराने से इनकार कर दिया है। तो विपक्षी दल ये इल्जाम लगा रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने इन्वेस्टर्स के साथ इंसाफ नहीं किया। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई थी कि वो इंसाफ करे, लेकिन कोर्ट के फैसले से उन्हें निराशा हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो पूरा का पूरा खुला सभी को ही दायित्व दे दिया कि 24 केसों में से 22 केस सेबी डिस्पोज कर चुकी है ऑलरेडी, 2 बाकी है। वो कह रहे हैं कि ये 2 को 3 महीने के अंदर आप समाप्त करिए ये इन्वेस्टिगेशन। तो जाहिर है मतलब ये पूरी की पूरी व्यवस्था जो है, ये जो धांधलियाँ जो हुई जिसके चलते हुए अपने देश के इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचा, देश को नुकसान पहुंचा, इसके बारे में सही तरीके से जांच करके न्याय दिलाना जरूरी था। अब वो नहीं हो पाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी पर भरोसा जताया, उसके काम को सही ठहराया, तो भी आज कांग्रेस ने सेबी के कामकाज पर सवाल उठाए। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने कहा, पूरी सरकार अडानी का घोटाला छुपाने में लगी है, इसीलिए जब उन्होंने मामला संसदीय समिति में उठाया था तो भी बीजेपी ने बहुमत के दम पर उनकी आवाज को दबा दिया था। मनीष तिवारी ने कहा, सेबी चाहती तो वो ईमानदारी से इस मामले की जांच पहले ही पूरी कर सकती थी। जिस तरह से सेबी का पिछले 1 वर्ष से, क्योंकि पिछले जनवरी 2023 में ये बात सार्वजनिक हुई थी, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में बातें कही गई थी, 1 साल तक तो उसमें कोई खास कार्रवाई हुई नहीं है। और हमने जो संसद की स्थायी समिति है वित्त मंत्रालय की, उसमें भी इस बात को उठाया था कि सेबी को बुलाकर उनका क्या रवैया और क्या रुख रहा है कि जो हिंडनबर्ग के लगाए गए एलिगेशंस हैं वो सही हैं कि नहीं। पर स्थायी समिति में जो बहुमत थी, सत्ता पक्ष की बहुमत है, उन्होंने इस बात को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। तो कुल मिलाकर अगर सेबी चाहती तो बहुत पहले इस मामले की तय में जाकर दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती थी। अब कथनी और करनी में कितना अंतर है ये आपको बताता हूं, और बड़े मजे की बात है।
राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के बाकी नेता लगातार गौतम अडानी और उनके ग्रुप के कारोबार पर सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि अडानी उनके राज्य में आए, इन्वेस्टमेंट करें। जैसे तेलंगाना में कांग्रेस की नई नई सरकार बनी है और आज अडानी ग्रुप के एक डेलीगेशन ने तेलंगाना में कांग्रेस की इस सरकार के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। अडानी ग्रुप के इस डेलीगेशन में अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के सीईओ गौतम अडानी के बेटे करण अडानी भी शामिल थे। अडानी ग्रुप तेलंगाना में डेटा सेंटर और एरोस्पेस पार्क स्टेब्लिश करना चाहते हैं। पता लगा कि रेवंत रेड्डी ने अडानी ग्रुप के डेलीगेशन को हर संभव मदद का भरोसा दिया है और उनसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट की है। गौतम अडानी देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रीज में से एक है। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उस वक्त अडानी दुनिया के अमीरों में तीसरे नंबर पर थे। लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी की संपत्ति घटकर आधी रह गई। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर बुरी तरह गिरे। सिर्फ 20 दिन में अडानी दुनिया के 20 टॉप अमीरों की लिस्ट से भी बाहर हो गए। एक विदेशी कंपनी की गलत, झूठी, मनगढ़ंत और फैब्रिकेटेड रिपोर्ट से जो नुकसान हुआ, वो सिर्फ अडानी का नुकसान नहीं था, ये नुकसान देश का था। देश का पैसा डूबा, हमारी इकोनॉमी को नुकसान हुआ, हमारे इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ, शेयर होल्डर्स को नुकसान हुआ। विपक्ष ने हंगामा किया, पार्लियामेंट नहीं चली। राहुल गांधी ने अडानी के नाम को लेकर मोदी पर लगातार हमला बोला। अडानी को मोदी के खिलाफ कैंपेन का हथियार बना लिया। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने अडानी को क्लीन चिट दे दी, तो राहुल गांधी कहीं दिखाई नहीं दिए। आज उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। मुझे याद है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद जब गौतम अडानी आपकी अदालत में आए थे, तो उन्होंने कहा था उनकी बैलेंस शीट क्लियर है, पाई पाई का हिसाब है, न उन्होंने बेईमानी की है और न बेईमानी में यकीन करते हैं। नियम कानून का पालन करते हैं, इसलिए उन्हें कोई चिंता नहीं है। ये सारी बातें उन्होंने कही थी उससे पहले, तब उस समय हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आई थी। रिपोर्ट आने के बाद अडानी ने मुझसे कहा कि जल्दी वो दिन आएगा जब अडानी ग्रुप फिर आसमान की ऊंचाइयों पर होगा। मुझे लगता है कि अडानी आज सही साबित हुए, उनकी बात सच थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। अब सबसे ज्यादा मुश्किल राहुल गांधी को होगी। अब वो अडानी का नाम लेकर मोदी पर आरोप कैसे लगाएंगे? राहुल के स्क्रिप्ट राइटर्स को पूरी की पूरी कहानी बदलनी पड़ेगी। हालांकि विरोधी दलों का फोकस आजकल अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन समारोह पर है। विरोधी दलों के नेता किसी भी तरह प्राण प्रतिष्ठा समारोह को बीजेपी का राजनीतिक प्रोग्राम साबित करने में लगे हैं। आज दिग्विजय सिंह, बीके हरिप्रसाद, जितेंद्र अवान से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक तमाम नेताओं ने इसी तरह के आरोप लगाए। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को अयोध्या जाने का न्योता देने के लिए वीएचपी ने 2 दिन पहले वक्त मांगा था, लेकिन दोनों नेताओं ने अब तक वीएचपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आरएन सिंह को मिलने का समय नहीं दिया है। आरएन सिंह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के मुख्य यजमान हैं। आज धार्मिक अनुष्ठानों में वही मुख्य यजमान के तौर पर हिस्सा ले रहे थे। समारोह में शामिल होने के लिए सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण दिया जा चुका है, लेकिन तीनों नेता अयोध्या जाएंगे या नहीं, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन आज दिग्विजय सिंह ने एक नया सवाल उठा दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा, अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उन्हें किसी न्योते की जरूरत नहीं है, लेकिन बीजेपी ये बताए कि राम मंदिर में नई मूर्ति स्थापित करने की क्या जरूरत है। जिस मूर्ति की अब तक पूजा होती रही है, उसे स्थापित क्यों नहीं किया जा रहा? उस मूर्ति का क्या होगा? मुझे कोई न्योते की आवश्यकता नहीं है। हमारे हृदय में बसे हैं भगवान राम। पहली बात तो यह है कि जिस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है? वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई? नई मूर्ति कहाँ से आ रही है? वो रामलला की मूर्ति जिस पर कि सारा झगड़ा हुआ, वो कहाँ है? इस पर हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि नई मूर्ति की आवश्यकता क्या पड़ी।
असल में दिग्विजय सिंह सब जानते हैं, लेकिन मासूम बनने की कोशिश करते हैं, सवाल उठाते हैं। मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नितिन मिश्रा और रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास एक बार नहीं कई बार बता चुके हैं कि रामलला की जिस मूर्ति की फिलहाल पूजा हो रही है वो छोटी है, भक्तों को दूर से दिखाई नहीं देगी। इसलिए रामलला की 51 इंच ऊंची नई मूर्ति बनाई जा रही है। जो मूर्ति अभी स्थापित है उसे भी राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा और गर्भगृह में उसकी भी पूजा होगी। कांग्रेस के सब नेता जानते हैं, लेकिन फिर भी रोज नए नए विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह के बाद कांग्रेस के एक और बड़े नेता बीके हरिप्रसाद भी बोले। बीके हरिप्रसाद ने गोधरा की याद दिलाई, कहा कि जो लोग मंदिर के उद्घाटन के मौके पर अयोध्या जा रहे हैं वो सावधान रहें, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बीजेपी गड़बड़ करवा सकती है। बीके हरिप्रसाद ने कहा कि बीजेपी का इतिहास ही दंगों का रहा है, इसलिए वो लोगों को वार्निंग दे रहे हैं। When you go back to the history of the Bharatiya Janata Party regarding Godhra or Pulwama or Kandamahal, and there were a lot of disturbances, a lot of lives and property were lost. So it is the habit, it's habitual offenders, Bharatiya Janata Party, they can do anything. So I just demanding these people to take precautionary measure for all the people who are visiting the Ayodhya. Their life is more important than their political function. In Ayodhya, it is not a religious program, it is a political program. So Bharatiya Janata Party can do anything. So all the precautions should be taken, that's my demand. Because they are giving very provocative statements. Because the Chief Minister of Madhya Pradesh, Chief Minister of Rajasthan are all Karsevaks. They can go to any extent. We have seen Godhra incidents, we have seen Pulwama, we have seen Kandamahal. When the elections are coming, naturally Bharatiya Janata Party resort to all these kind of things. This is my personal statement, not the statement of the party. बीके हरिप्रसाद के इस पर्सनल बयान पर बीजेपी के नेताओं ने गहरी नाराजगी जाहिर की। सीटी रवि ने कहा कि आतंकियों से, दंगाइयों से कांग्रेस के नेताओं के रिश्ते पुराने हैं। हो सकता है इन्हीं लोगों से हरिप्रसाद को दंगों की खबर मिली हो। सीटी रवि ने कहा वीके हरिप्रसाद ने जो बात कही वो सीरियस है, इसलिए अब कर्नाटक सरकार इस पूरे मामले की जांच कराए। गोधरा के जैसे दुर्घटन हो जाएगा ऐसा कहां से इंफॉर्मेशन हरिप्रसाद जी को मिला है? कौन सा संगठन ऐसा योजना तय किया है? सभी को जांच होने के बाद सच पता होगा। कर्नाटक गवर्नमेंट को हम लोग डिमांड करेंगे, तुरंत जांच करिए। कांग्रेस और टेररिस्ट ग्रुप का रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है। मंगलूर में कुकर बम ब्लास्ट हुआ था, उस समय केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार जी ने, आज का उप मुख्यमंत्री, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, दे आर ऑल आवर ब्रदर्स। मुझे लगता है पक्का इंफॉर्मेशन हरिप्रसाद के पास है, कारण कांग्रेस और एसडीपीआई, कांग्रेस और पीएफआई, वो बहुत पुराना रिश्ता है। कांग्रेस के नेता तो पॉलिटिकल बात कर रहे थे, राम मंदिर पर बोले, अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम पर आपत्तियां उठाई, लेकिन एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाली बात कही। जितेंद्र आव्हाड ने कहा राम मांसाहारी थे, 14 साल तक वन में रहने वाला कोई शाकाहारी कैसे हो सकता है। जिस कार्यक्रम में जितेंद्र आव्हाड ये अज्ञानता की बात कर रहे थे उसमें शरद पवार भी मौजूद थे। आव्हाड ने कहा राम मांसाहारी थे, वो खुद भी मांसाहारी हैं, इसलिए राम उनके आदर्श हैं। राम आपला आहे, बहुजनांचा आहे राम, शिकार करून खाणारा राम तो आमचा आहे, आमच्या बहुजनांचा। तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात की आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आहोत आणि आम्ही मटण खातो। हा रामाचा आदर्श, राम हा शाकाहारी नव्हता, तो मांसाहारी होता। 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार हो ते शाकाहारी शोधायला?
बरोबर आहे की नाही? जे बोलतो ते खरं बोलत असतो मी. जितेंद्र आव्हाड ने यह बयान तो मराठी में दिया, लेकिन प्रोग्राम के बाद उन्होंने हिंदी में अपनी बात समझाई. कहा कि ये राम जंगल में मेथी का साग नहीं खाते थे और उस समय चावल भी नहीं था. जितेंद्र आव्हाड ने यह भी कहा कि राम को शाकाहारी बताकर देश के 80% मांसाहारी लोगों पर वेजिटेरियनिज्म थोपा जा रहा है, जिसको वो बर्दाश्त नहीं करेंगे. अरे उस दिन जब जिस वक्त ये व्यवस्था थी, तब राइस नहीं था. तब राइस नहीं था. तब खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है. लेकिन आप कह रहे हैं इसको लेकर कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं होती है, आपको नजर नहीं आ रही? क्योंकि राम को क्या कंट्रोवर्सी क्या? राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था. आप अपने कहने पे कायम है बिल्कुल इसको? अरे बिल्कुल कायम है यार. आप क्या भारत को शाकाहारी बनाना चाहते हैं क्या? इस देश के 80% लोग आज भी मांसाहारी है. वो राम भक्ति है ना. जितेंद्र आव्हाड अपनी बात वापस लेने को तैयार नहीं थे, करेक्शन करने को तैयार नहीं थे. उन्हीं की पार्टी एनसीपी के दूसरे गुट, जिसके नेता अजीत पवार हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया. बयान का विरोध करने के लिए अजीत पवार गुट के वर्कर्स जितेंद्र आव्हाड के घर के पास पहुंच गए. उन्होंने आव्हाड के खिलाफ नारेबाजी की, हंगामा किया. अजीत पवार गुट के कार्यकर्ता भगवान राम की तस्वीर लेकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए जितेंद्र आव्हाड के घर के करीब पहुंच गए थे. हालांकि पुलिस ने उन्हें आव्हाड के घर जाने से पहले ही रोक दिया. अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बन रहा है. इस फैसले को हिंदू और मुसलमान दोनों पक्षों ने राजी खुशी स्वीकार किया है. सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है. देश के करोड़ों की भावनाएं, उनकी आस्था इससे जुड़ी है. इसलिए राम मंदिर की आड़ लेकर किसी नेता को, किसी पार्टी को अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए. दिग्विजय सिंह हो, जितेंद्र आव्हाड हो, वीके हरिप्रसाद हो या असदुद्दीन ओवैसी, इन नेताओं को देश का वातावरण देखना चाहिए, देश के लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए और इस खुशी के मौके पर मन खट्टा करने वाली बातें नहीं कहनी चाहिए. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह के बयानबाजी करने वाले नेताओं को करारा जवाब दिया. मोदी का यह जवाब मैं आपको दिखाऊंगा एक ब्रेक के बाद. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लक्षद्वीप से केरल पहुंचे. त्रिशूर में मोदी ने रोड शो किया. इस रोड शो में मोदी को देखने के लिए भारी हुजूम उमड़ा. इसके बाद मोदी बीजेपी की महिला विंग के कार्यक्रम में शामिल हुए. इस कार्यक्रम में उन्होंने मोदी की गारंटी की बात की. महिला सशक्तिकरण के लिए उनकी सरकार ने क्या क्या काम किए, ये गिनाया. मोदी ने कहा उनकी सरकार ने महिला आरक्षण का बिल पास किया, ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाया, हाजियों की संख्या में हुए जबरदस्त इजाफे का जिक्र किया. मोदी ने कहा उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रही है. किसी के साथ जाति, धर्म या मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता. लेकिन विरोधी दलों के नेता जिस तरह से सनातन के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, भारत की विरासत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, वो दुखद है. मोदी ने कहा इंडिया अलायंस का एक ही काम है, मंदिरों और त्योहारों को लूट का जरिया बनाओ और हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाओ. इंडी गठबंधन को सिर्फ एक ही काम आता है. इंडी गठबंधन हमारी आस्था पर चोट करता है. इन्होंने मंदिरों को, हमारे त्योहारों को भी लूट का माध्यम बना दिया है. त्रिशूलपुरम के साथ जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है. सबरीमाला में भी जिस प्रकार की अव्यवस्था सामने आई है उससे भी श्रद्धालुओं को बहुत असुविधा आई है.
ये यहां की राज्य सरकार की अक्षमता का प्रमाण है। मोदी की बात सही है कि एंटी मोदी मोर्चे के नेता राम मंदिर पर सवाल उठाकर, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की हंसी उड़ाकर लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा रहे हैं, उन्हें आहत कर रहे हैं। इसका उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा शिवराज सिंह चौहान के दिल का दर्द आज जुबान पर कैसे आया। आज भोपाल से दो इंटरेस्टिंग खबरें आई। पहली तो यह कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नए घर में शिफ्ट हो गए और अपने नए घर का नाम शिवराज ने रखा है मामा का घर। भोपाल में शिवराज सिंह चौहान के बंगले के बाहर एक बड़ा बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा है मामा का घर। इसके बाद शिवराज सिंह ने बुधनी में एक कार्यक्रम में कहा, मुख्यमंत्री की कुर्सी जा सकती है, दूसरे पद भी छिन सकते हैं, लेकिन मामा तो वो हमेशा रहेंगे, बहनों के भाई हमेशा रहेंगे, ये रिश्ता परमानेंट है। बुधनी में प्रोग्राम में आई तमाम महिलाएं शिवराज को देखकर उसे लिपटकर रोने लगी। इन महिलाओं का कहना था कि हमें छोड़कर कभी मत जाना। शिवराज भी अपनी बहनों को देखकर भावुक हो गए। पहले उन्हें शांत कराया और फिर मन से कहा वो यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, अपनी बहनों और भांजे भांजों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। फिर हल्के फुल्के अंदाज में शिवराज ने कहा, चिंता मत करिए, कभी कभी राज तिलक के वक्त वनवास हो जाता है। कहीं नहीं जाऊंगा, जीऊंगा यहाँ और मरूंगा यहाँ, चिंता मत करना। मेरे बेटा बेटी भांजे, अभी देखो छोटे छोटे बच्चे कोई सभा में आते हैं क्या? ये अपने मामा के लिए आए हैं। बहनों की योजनाएं भी जारी रहेंगी और भांजे भांजियों के कल्याण में भी कोई कसर नहीं रहेगी। चाहे गरीब हो, किसान हो, लाडली बहना के लिए जो कहा है वो हम करेंगे। सरकार भारतीय जनता पार्टी की, कोई कांग्रेस की सरकार थोड़ी है, और अपनी सरकार काम करेगी। लाडली बहनों के साथ साथ लाडली बहना आवास जैसी योजनाएं, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, इन सब काम को नई सरकार आगे बढ़ाएगी। और कहीं ना कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा यार। कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन वो किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। और क्या, मुख्यमंत्री के पद तो आ जा सकते हैं, लेकिन भैया का पद कोई नहीं छीन सकता और मामा का पद कोई नहीं छीन सकता। ये परमानेंट है। अच्छी बात यह कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना और दूसरी योजनाओं को जारी रखने का ऐलान किया है। वैसे मोहन यादव भी आजकल काफी एक्शन में है। मोहन यादव ने ट्रक ड्राइवर्स के साथ अभद्रता से बात करने वाले डीएम को आज हटा दिया। असल में कल शाहजहांपुर में ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल के दौरान प्रशासन ने ट्रक ड्राइवर्स को एक मीटिंग के लिए बुलाया था। इसी दौरान एक ट्रक ड्राइवर की बात पर शाहजहांपुर के कलेक्टर किशोर कन्याल भड़क गए। उन्होंने ट्रक ड्राइवर से कहा, तेरी औकात क्या है, अभी ठीक कर दूंगा। इसके बाद तुरंत पुलिस वाले उस ड्राइवर के पास पहुंच गए और उसे पकड़कर बाहर ले गए। कोई कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा। कृपया सुन लीजिए। हाँ, और ऐसी बात फालतू कर सकते यहाँ पे। अच्छे से बोलो। समझ के है? क्या बोल रहे हो? जरा समझ में रखो। क्या करोगे तुम? क्या औकात है तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हमें यही लड़ाई हमारी कोई नहीं। ये औकात क्या औकात है? अपनी बात को डेवलप तरीके से रखिए, ये तो मैं कह रहा हूँ आपको। हालांकि जब इस घटना का वीडियो टीवी पर आया तो इसकी चर्चा शुरू हो गई। कलेक्टर साहब ने सफाई दी, कहा वो ट्रक ड्राइवर्स को समझाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान एक ट्रक ड्राइवर ने उन्हें बार बार टोका तो उन्हें गुस्सा आ गया, लेकिन उनकी कोशिश सिर्फ यही थी कि कानून व्यवस्था न बिगड़े। हमारा उद्देश्य ये था कि उनको क्लैरिटी रहे कि कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को नहीं बिगाड़ेगा। आपको अपना आंदोलन शांतिपूर्ण से कीजिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आम जन को ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे ट्रकर्स या व्हीकल्स जो भी सामान ला रहे हैं, जो पैसे आ जा रहे हैं, उसको कोई रोकेगा नहीं।
उसी चीज को लेकर एक व्यक्ति बार बार ये बोलने लगा कि सर मैं 3 तारीख के बाद यदि हमारा इशू रिजॉल्व नहीं होता है तो मैं किसी भी लेवल पर जा सकता हूँ और कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकता हूँ। तो उस बात को लेकर मुझे गुस्सा आया था और मैं एक चीज फिर से स्पष्ट करना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था को लेकर ये हमारी जिम्मेदारी बनाए रखे। आम जन की सुरक्षा को व्यवस्थित रखना हमारी जानकारी हमारी जिम्मेदारी है और किसी भी हालत में हम लोग ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न देंगे। हालांकि कलेक्टर साहब की सफाई का कोई असर नहीं हुआ। जैसे वीडियो चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने देखा तो उन्होंने शाजापुर के कलेक्टर किशोर कन्याल के ट्रांसफर का ऑर्डर जारी कर दिया। मोहन यादव ने कहा वो खुद गरीब परिवार से आए हैं, एक गरीब के बेटे हैं, किसी भी गरीब का अपमान उनकी सरकार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन की बैठक में शाजापुर के अंदर जिस प्रकार से भाषा बोली गई है, अधिकारी को यह भाषा बोलना उचित नहीं है और खासकर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं और ऐसे में हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी हो, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का निकला हुआ बेटा हूँ, इस नाते से मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को अगर वो ये भाषा बोलते तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब दोबारा जो अधिकारी आएगा वो इस प्रकार की भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेगा और इस प्रकार की भाषा जो बोली जाती है, मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई इस बात की। मैं कभी क्षमा नहीं करूँ इस तरह की बातों को। किसी भी अफसर को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्हें पद और पावर जनता पर हुक्म चलाने के लिए, आम लोगों पर धौंस दिखाने के लिए नहीं, सेवा के लिए दिया जाता है। और रास्ता जितना बड़ा हो उसमें बर्दाश्त की ताकत उतनी और ज्यादा होनी चाहिए, उसे उतनी ज्यादा संयम से काम लेना चाहिए। पद की गरिमा और भाषा का मर्यादा का तो खास तौर पर ध्यान रखना जरूरी होता है। शाजापुर के कलेक्टर के खिलाफ एक्शन हुआ है। मुझे लगता है कि इससे दूसरे अफसरों को भी सबक मिलेगा और मुख्यमंत्री मोहन यादव की इस एक्शन की तारीफ होनी चाहिए। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।